Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss about plasma proteins. First we will discuss about the introduction of the plasma protein. Plasma also known as blood plasma. Plasma को हम blood plasma के नेम से भी जानते हैं. एपियस लाइट येलोइश और ये स्ट्रॉ कलर. अगर हम प्लाज्मा को देखें तो ये लाइट येलोइश कलर का रिजेंबल करता है, या फिर हम कह सकते हैं ये स्ट्रॉ कलर जैसा होता है उसके जैसा ये रिजेंबल करता है. इट सर्व एज द लिक्विड वेस्ट फॉर होल ब्लड. ये क्या करता है, ये पूरा हमारा जो होल ब्लड है उसके लिए ये एक लिक्विड बेस की तरीके से काम करता है. अगर हम होल ब्लड में सारा कंटेंट को निकाल दें, जिससे हमने आरबीसीज को निकाल दिया, डब्ल्यूबीसीज को निकाल दिया, ठीक है, प्लेटलेट्स को निकाल दिया, तो हमारा जो रह जाएगा वो क्या रिमेनिंग रह जाता है, प्लाज्मा रिमेनिंग रह जाता है. तो ये जो प्लाज्मा होता है ये लिक्विड बेस की तरीके से हमारे होल ब्लड जो है उसके लिए लिक्विड बेस की तरीके से ये काम करता है. होल ब्लड माइनस एरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स मेकअप द प्लाज्मा. अगर हम होल ब्लड से डब्ल्यूबीसीज हो गया, हमारा प्लेटलेट्स हो गया, आरबीसीज, अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम माइनस कर दें होल ब्लड से तो क्या रिमेनिंग रह जाता है, हमारा प्लाज्मा जो होता है वो रिमेनिंग रह जाता है. सीरम समटाइम्स मिस्टेकनली कंसीडर सिनोनिम विद प्लाज्मा. अगर हम सीरम को भी देखें तो ये मिस्टेकनली कभी कभी कंसीडर कर लिया जाता है कि ये प्लाज्मा है, जबकि वो प्लाज्मा नहीं होता है. कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन. जो सीरम होता है वो क्या है, हमारा जो वो भी एक तरीके का प्लाज्मा होता है, लेकिन वो क्या होता है, विदाउट फिब्रिनोजन. उसमें जो है मेजर प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन, उसके अंदर फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, सीरम. प्लाज्मा कंटेन 91 to 92% ऑफ वाटर. प्लाज्मा जो होता है 91 से 92% वाटर को कंसिस्ट करता है एंड 8 to 9% ऑफ सॉलिड. और इसके अंदर जो रहता है वो 8 to 9% सॉलिड पार्ट रहता है. इसमें जो भी प्लाज्मा प्रोटीन्स आती हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं. इट मेनली कंप्राइज ऑफ, ये किस किस से मिलके बना हुआ होता है, कोगुलेंट से मिलके बना हुआ है, फिब्रिनोजन से मिलके बना हुआ है, ऐड इन ब्लड क्लॉटिंग, और जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है उनसे मिलके बना हुआ है. Plasma proteins such as albumin and globulin that help maintain the colloidal osmotic at about 25 mmHg. जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, फॉर एग्जांपल हम बात करें तो वो कौन कौन सी हो सकती है, एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, हमारा फिब्रिनोजन है, ये सारी क्या है, हमारी प्लाज्मा प्रोटीन होती है. ये जो प्रोटीन होती है, हमारा जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन है, ये हमारा कोलोइडल प्रेशर जो हमारा ब्लड वेसल्स पे लगता है, प्लाज्मा पे लगता है, उसको मेंटेन करने में, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है. ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये समथिंग कितना होता है, 25 mm of Hg. इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड कैल्शियम हेल्प मेंटेन ब्लड पीएच. जो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं हमारे बॉडी के, वो कौन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम हो गया, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड कैल्शियम. ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये हमारा जो ब्लड पीएच का लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारा सारा प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है. इम्यूनोग्लोबिन हेल्प फाइट इन्फेक्शन एंड वेरियस अदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स एंड विटामिन्स. जो इम्यूनोग्लोबिन्स जो हमारा फाइट करने में हेल्प करे, कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर हो जाता है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, और हमारे विटामिन्स जो हो गए, ये भी सारा हमारा जो प्लाज्मा रहता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है. टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन. अब प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं. फर्स्ट वन एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फिब्रिनोजन. ये जो तीनों होती हैं इनको मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स बोला जाता है. और एक और क्या है, हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये भी हमारी जो होती है ये प्लाज्मा प्रोटीन होती है. First we will discuss about the albumin. Albumin regulate the osmotic pressure of the blood. जो हमारे एल्बुमिन प्रोटीन होती है या हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है. इंटर्स इन ब्लड स्ट्रीम एंड हेल्प कीप फ्लूइड फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ योर ब्लड वेसल इनटू अदर टिश्यू. ये हमारा जो होता है ब्लड स्ट्रीम होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, और ये वहाँ पे क्या कर रही होती है, कोई भी जो फ्लूइड है वहाँ से लीक आउट ना हो जाए, तो वहाँ पे एक ये प्रेशर मेंटेन करके रखती है. उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये हमारे ब्लड वेसल्स पे जब एक्सर्ट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी जो फ्लूइड है वो वहाँ से लीक आउट नहीं कर पाता है.
इट इज़ ऑल्सो कैरीज हार्मोन्स, विटामिन एंड एंजाइम थ्रू आउट योर बॉडी। ये क्या और कैरी करती है, हार्मोन्स भी कैरी करती है, विटामिन भी कैरी करती है और एंजाइम्स भी कैरी करती है पूरी बॉडी के अंदर। विदाउट इनफ एल्बुमिन फ्लूइड कैन लीक आउट ऑफ योर ब्लड एंड बिल्ड अप इन योर लंग्स, एब्डोमेन और अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर हमारा जो एल्बुमिन अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, जो भी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल से लीक आउट कर जाएगा और लीक आउट करने के बाद में ये कहाँ पहुँच सकता है, हमारे लंग्स में इकट्ठा हो सकता है, एब्डोमेन में या फिर अदर जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनमें जाके इकट्ठा होता है। लेकिन एल्बुमिन प्रेजेंट रहती है तो एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो ऐसा नहीं करने देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एक प्रेशर एग्जर्ट होता है वो उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट वन we will talk about the globulin. Globulin are a group of protein in your blood. जो ग्लोबुलिन होते हैं ये हमारा प्रोटीन होते हैं, ये भी हमारे कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। दे आर मेड इन योर ब्लड लिवर बाय योर इम्यून सिस्टम। ये किससे बनते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से बन रहे हैं और हमारा कौन बना रहा है, लिवर जो होता है ये ग्लोबुलिन्स को बनाता है। ग्लोबुलिन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिवर फंक्शन। ये ग्लोबुलिन्स जो होती है वो लिवर के फंक्शंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि क्या हो गया, हमारा ब्लड क्लॉटिंग होना है, हमारा इन्फेक्शन से हमें फाइट करना है तो कौन हेल्प करेगा हमको, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होगी वो हमारी हेल्प करेगी। There are different type of globulins called alpha, beta and gamma globulins. जो different type की globulins होती हैं उनको हम क्या क्या बोलते हैं, alpha globulin, beta globulin and gamma globulins. Next we will talk about the fibrinogen. Fibrinogen is a protein produced by the liver. Fibrinogen जो होती है ये भी प्रोटीन कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, हमारे लिवर से प्रोड्यूस हो रही है। फिब्रिनोजन आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द क्लॉटिंग प्रोसेस। जो हमारा क्लॉटिंग प्रोसेस होता है, ब्लड का जो क्लॉट जमा होना होता है उसमें जो हमारी प्रोटीन फिब्रिनोजन होती है वो हेल्प करती है। सॉल्यूबल फिब्रिनोजन कैन फॉर्म एन इनसॉल्यूबल फिब्रिन क्लॉट। हमारा जो फिब्रिनोजन होता है वो कैसा रहता है, सॉल्यूबल रहता है, लेकिन ये क्या करती है, एक इनसॉल्यूबल फिब्रिन क्लॉट बना लेती है जब हमारी ब्लड वेसल्स में कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है उस टाइम पे। तो ये मेजर रोल प्ले करती है हमारा क्लॉटिंग प्रोसेस में। और हमारा कौन मेजर रोल प्ले करता है, जो हमारी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है वो भी हमारा मेजर रोल प्ले करती है उसमें। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्रोटीन मेड बाय द लिवर. प्रोथ्रोम्बिन भी जो होती है ये लिवर से बनती है. इट इज़ द वन ऑफ सेवरल सब्सटेंस नोन एज क्लॉटिंग फैक्टर. ये भी क्या होती है, हमारा जो क्लॉटिंग प्रोसेस हो रही है, कोगुलेशन हो रहा है, अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी लग रही है तो उसमें ये मेजर रोल प्ले करती है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन. क्या क्या फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के. फर्स्ट वन कोगुलेशन. जो हमारी बॉडी में खून का थक्का बन जाता है कोई भी चोट वगैरह लगने पे, तो हमारी जो ये प्रोटीन्स होते हैं ये हेल्प करती हैं. क्या है ये, फिब्रिनोजन प्लेज अ मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग अलॉन्ग विद अदर प्रोकोगुलेंट्स लाइक थ्रोम्बिन एंड फैक्टर एक्स. फैक्टर एक्स मतलब 10, यहाँ पे जो फैक्टर नंबर 10 होता है उससे मिलके ये काम करता है. तो हमारा जो फिब्रिनोजन होता है कि ये मेजर रोल प्ले करता है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स में चोट लग जाती है, तो ये वहाँ पे जाके वहाँ पे खून का थक्का बना देती है. जैसे कि क्या हो गया, थ्रोम्बिन या फिर फैक्टर नंबर जो हमारा 10 क्लॉटिंग फैक्टर है वो वहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है. Next one, defense. Immunoglobulins are antibodies in the plasma, play an important role in the body's defense against bacteria, virus, fungi and parasite. Defense क्या होता है, किसी चीज़ से प्रोटेक्शन करना, क्या कहलाता है हमारा डिफेंस. जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये उससे फाइट करती हैं और ये रेज हो जाती हैं. जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई या कोई भी हमारी बॉडी के अंदर पैरासाइट इंटर करता है तो ये वहाँ पे रेज हो जाती हैं और उससे डिफेंस करती है, मतलब हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती हैं. नेक्स्ट वन, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन्स जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करने में रोल प्ले करती हैं. जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये हमारा ब्लड वेसल जो होता है एल्बुमिन और उसमें ये एग्जर्ट करता है. तो इसकी वजह से जब ये एग्जर्ट करता है वहाँ पे प्रेशर, इसकी वजह से कोई भी जो लीकिंग होती है फ्लूइड की वो लीकिंग नहीं हो पाती है.
colloidal osmotic pressure in the maintained at the around 25 mm Hg by the plasma protein like albumin synthesized by the liver। ये क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक एग्जर्ट करता है, वो कितना होता है, समथिंग 25 ऑफ mm Hg होता है। ये कहाँ पे लगता है, ये हमारा जो एल्बुमिन जहाँ पे भरा हुआ होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, वहाँ पे ये एग्जर्ट करता है। इसकी वजह से कोई भी फ्लूइड जो होता है वो ब्लड वेसल से लीकेज नहीं कर। नेक्स्ट वन, nutrition, transportation of nutrition like glucose, amino acids, lipid and vitamins absorbed from the digestive tract to different parts of the body act as a source of fuel for growth and development। जो हमारा न्यूट्रिशन होता है ये क्या करता है, हमारा जैसे हमने खाना खाया होता है वो डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ये क्या करता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, लिपिड एंड विटामिन के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब, जहाँ पे भी इसको जाना होता है वहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये जाके जहाँ डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ये काम करता है। जैसे भी हमें जहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, हमें रेस्पिरेटरी के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, हमें एक्सरसाइज के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, दूसरे बार हमें खाना खाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए, जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ती है ये वहाँ पे एनर्जी जो होती है वो काम करती है। जो ये न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहता है ये भी कैसे, इन द फॉर्म ऑफ किस में रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं उसके फॉर्म में भी ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये जो क्या करती है, हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ये हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस को भी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं। दैट इज़ कैरिंग ऑक्सीजन टू द वेरियस ऑर्गन्स एंड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। ये क्या करती हैं, हमारी जो ऑक्सीजन होती है उसको कैरी करके ले जाती हैं ऑर्गन्स तक, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको ये एक्सक्रीट आउट करवाती हैं लंग से। Next one, excretion. The blood removes nitrogenous waste product produced after cellular metabolism and transport them to the kidney, lungs and skin for excretion। ये क्या करती हैं, हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, जो नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको ये क्या करती हैं, रिमूव करवाती हैं। रिमूव ये कहाँ से करवा सकती हैं, ये किडनी से करवाती हैं, लंग से भी करवाती हैं, और स्किन के थ्रू भी करवाती हैं। स्किन के थ्रू जो हमारा स्वेटिंग रिलीज़ हो रहा है उससे ये करवाती। किडनी के थ्रू जो हमारा यूरिन का जो पास आउट होता है, जब हम यूरिन जाते हैं पास करते हैं तो उससे ये जो एक्सक्रीशन होगा जो वेस्ट प्रोडक्ट का, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का, उसके थ्रू ये पास आउट हो जाता है। ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन, हार्मोन्स। ये हमारा हार्मोन्स का भी रेगुलेशन करवाने का काम करती हैं। हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू देयर टारगेट ऑर्गन्स। हार्मोन्स जो होते हैं हमारा ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, ये सारी चीज़ें, एल्बुमिन्स जो होती हैं वो भी प्रेजेंट रहती हैं, और जहाँ पे भी हमारा जो टारगेट ऑर्गन्स हैं वहाँ जो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं उनके थ्रू या ब्लड के थ्रू ये टारगेट ऑर्गन पे पहुँच जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। जो हमारी ये प्लाज्मा प्रोटीन है ये एसिड बेस बैलेंस जो है उसका भी रेगुलेशन करवाने में हेल्प करती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन कंट्रीब्यूट टू एसिड बेस बैलेंस थ्रू देयर बफरिंग एक्शन। कैसे करवा रही हैं, क्योंकि ये अपना पीएच जो बफरिंग सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखती हैं, और जैसे भी जो भी बेस प्रोडक्ट होता है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा ये एक्सक्रीट आउट करवाती हैं बॉडी के थ्रू। जैसे हमारे ऑर्गन्स हो गए, किडनी हो गया, हमारा स्वेटिंग के थ्रू ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है ये सब निकलता है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के थ्रू निकल रहा है, तो ये सारा जो पीएच बैलेंस है उसको भी मेंटेन करवाने में ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में भी हेल्प करती हैं। दिस इज ए मेंटेन बाय बैलेंसिंग हीट लॉस एंड हीट गेन इन द बॉडी। ये क्या करवाती है, हमारा जो हीट लॉस सिस्टम होता है, बॉडी से जो हीट लॉस होती है हमारा स्वेटिंग वगैरह के थ्रू, उसको भी बैलेंस करने में मेंटेन करती हैं। और हमारा जो हीट गेन करते हैं, हमें जब ठंड लग रही है या फिर ऐसे कोई सिचुएशन आ रही है तो ये हीट गेन करने में भी मेंटेन करवाती हैं बॉडी में। रोल इन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जो हमारा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है उसको भी ये मेंटेन करने में भी हेल्प करती हैं। फिब्रिनोजन एंड एक्यूट फेज रिएक्टेंट इंक्रीज ड्यूरिंग एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एंड कंट्रीब्यूट द इंक्रीज इन ईएसआर। जैसे भी हमारा कोई भी प्रोसेस होती है बॉडी में जिसमें कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है, तो ये जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रही है तो उसमें ये रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा ईएसआर रेट होता है, मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन
प्रेजेंटेशन जो रेट होता है वो उस टाइम पे क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम डायग्नोसिस के लिए जाएंगे तो हमें पता चल जाता है, अगर ESR का लेवल इंक्रीज़ निकलता है बॉडी में तो हमें पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, विच इज़ यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक टूल। जो हमारा ESR अगर लेवल इंक्रीज़ निकला तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई जो इंक्रीज़ हुआ है अगर ESR, तो कोई इन्फ्लामेशन प्रेजेंट हो गया। तो ये एज ए डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक टूल भी यूज़ होता है हमारे क्लिनिकल एरिया में। नेक्स्ट वन, नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन की? द नॉर्मल रेंज इज 6.0 to 8.3 ग्राम्स पर डेसीलीटर और 60 to 83 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर हम पूरे प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करें बॉडी के अंदर तो ये कितना होता है हमारा, समथिंग 6.0 to 8.3 ग्राम्स पर डेसीलीटर के ब्लड में ये प्रेजेंट रहेंगे, या फिर हम बात करें ये कितना रहेगा 60 to 83 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट वन, एल्बुमिन नॉर्मल रेंज कितना रहता है? 3.4 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर, और अगर हम लीटर्स में देखेंगे तो ये कितना रहेगा हमारा 34 to 54 ग्राम पर लीटर्स में प्रेजेंट रहेगा अगर एल्बुमिन की बात करें। तो ग्लोबुलिन कितना प्रेजेंट रहेगा हमारी बॉडी के अंदर? 2.0 to 3 ग्राम्स पर डेसीलीटर प्रेजेंट रहता है। अगर लीटर्स में देखा जाए तो ये कितना रहेगा 22 to 30 ग्राम्स पर लीटर प्रेजेंट रहेगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर 1 लीटर ब्लड है सपोज दैट, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लोबुलिन कितना होगा हमारा 20 to 35 ग्राम्स होगा। अगर हमारा 5 to 6 लीटर ब्लड है तो इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 to 6 लीटर जितना भी ब्लड है। नेक्स्ट वन, फिब्रिनोजन नॉर्मल रेंज। फिब्रिनोजन को नॉर्मल रेंज कितना होता है बॉडी के अंदर? 200 to 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर लीटर्स में देखें तो ये कितना है हमारा 2.0 to 4.0 ग्राम पर लीटर्स में होता है। नेक्स्ट वन, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को अगर हम काउंट जो करते हैं वो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो की तरीके से काउंट करते हैं, तो ये कितना होता है हमारा INR, जो क्या है हमारा इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ये कितना होता है समथिंग 1 पॉइंट और बिलो इज कंसीडर्ड नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो जो इसका नॉर्मल लेवल है प्रोथ्रोम्बिन का ये समथिंग 0.8 से लेके 1.1 तक ये नॉर्मल कंसीडर्ड किया जाता है। अगर इसके ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो क्लॉट्स को नहीं बना पाएगी। अगर कोई पेशेंट जो है उसको वारफरिन थेरेपी चल रही है, मतलब कोगुलेशन थेरेपी जो है वो चल रही है, तो हम वहाँ पे कंसीडर करते हैं समथिंग 2 to 3 जो होगा उसको हम कंसीडर करेंगे प्रोथ्रोम्बिन लेवल को।